नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में और हमारे सभी 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भरोसा, आपसी विश्वास, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम सभी कुछ स्थापित करने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। अभी फिलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से, लेकिन चूंकि जागरूकता की गति उतनी अपेक्षित नहीं है तो देश में नफरत फैलाने वालों के हौसले अभी में कम नहीं है, बहुत बुलंद है। और इसी बीच में घटना आई कि जेएनयू पर ये पोस्टर लगे हैं कि ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों यानी ब्राह्मण बनिया को इस देश से भगाओ। जेएनयू वामपंथियों, जो वामपंथी इस देश के बहुत खतरनाक गद्दार हैं, उनको जहां भी मौका मिलता है वही नफरत फैलाने का षड्यंत्र करने से वो चूकते नहीं हैं। और ये कहना आवश्यक होगा कि इसी गद्दार इंदिरा गांधी ने, इस देश की गद्दार इंदिरा गांधी ने इन देश के गद्दार कम्युनिस्टों के लिए एक विश्वविद्यालय तक बना दिया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू। ये कम्युनिस्टों का अड्डा है। जो कम्युनिस्ट हमारे देश के बहुत खतरनाक दुश्मन और गद्दार हैं और इसी जेएनयू से निकले हुए ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं कैंसर के रूप में और बहुत खतरनाक के रूप में, और हमेशा उनका जमावड़ा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिखता है। तो ये बहुत ही खतरनाक और खतरे की घंटी है। और पता नहीं ये मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनको खबर है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये नफरत फैलाने वालों की तादाद बढ़ रही है और ये बीजेपी जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहती है, नफरत फैलाने वालों को का नाश करने के बजाय वो अपनी सरकार के संरक्षण तो हम नहीं कह सकते,
कि तत्वाधान में ये सारी ताकतें पाली जा रही हैं। ये बार बार भारतीय जनता दल वो चेता रहा है कि जो नफरत फैलाने वाली जो ताकतें हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, असदुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, वावन मिश्रम, चंद्रशेखर रावण, राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, अब ये नया जो है जेएनयू से जो उभरा, ये सारी जो है नफरत फैलाने वाली ताकतें, मोदी जी जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, इसी राष्ट्रवाद के बूते जो है दो बार सत्ता हथियाए। जनता ने भरोसा किया कि भाई ये राष्ट्रवाद के नाम पर कम से कम राष्ट्र की रक्षा करेंगे, देश के दुश्मनों का नाश करेंगे। तो देश के दुश्मनों का नाश करने के बजाय सारे देश के दुश्मन ये पाल रहे हैं, और जितनी भी देश के अंदर नफरत फैलाने वाले जो है वो ताकतें जो है वो पैदा हो रही हैं, और दिन रात जो है देश के अंदर नफरत फैला करके देश को और भारतीय समाज दोनों को कमजोर कर रही हैं। और निश्चित रूप से अब तो कम्युनिस्ट वाले तो फंड पाते ही चीन से, तो चीन से फंड लेकर के ये नए तरीके का ये नफरत की आग जो है ये फैला रहे हैं कम्युनिस्ट वाले, कि ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन और हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, या उनकी शब्दावली में ब्राह्मण बनिया को देश से भगाओ। ये मोदी महोदय से, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनसे अपेक्षा है कि जितने भी ये कम्युनिस्ट वाले जेएनयू में हैं उनको जेएनयू से फ्लश आउट करके, बिल्कुल बाहर निकाल करके और इस देश के बाहर करिए। वो जो लेक्चरर हो, जो प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी हो, देश की सुरक्षा के लिए मोदी महोदय आवश्यक है। और इसके पहले भी भारतीय जनता दल ने आपसे निवेदन किया था, आपने और आपकी बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया कि उसी प्रकार जो है ये सोनिया, राहुल और प्रियंका का ये 3 टेस्ट करा करके, नार्को, पॉलीग्राफ और साइको, ये तीनों टेस्ट से ये पता चलेगा कि इनके मन में भारत विरोधी किस तरह के खतरनाक मंसूबे सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए पल रहे हैं। और ये तीनों टेस्ट करा करके इनको कार्टून में पैक करके इटली भेजिए देश की सुरक्षा के लिए। भारतीय जनता दल ने कहा, देखिए कि जो आप करेंगे पत्थरबाजों की संख्या में और आतंकवादियों को शरण देने की संख्या में, आतंकवादियों की हमदर्दी रखने वालों की संख्या में बहुत भारी कमी आप देखेंगे। ये करके तो आप देखिए। उसी प्रकार ये जो कम्युनिस्ट के जो है सीताराम येचुरी, प्रकाश करत, बृंदा करत, डी राजा और कन्हैया कुमार को पैक करके बीजिंग भेजिए। देश में बहुत शांति आएगी मोदी महोदय, बीजेपी वालों, बहुत शांति आएगी। लेकिन तुम ये करोगे नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद का एक नकली मुखौटा पहन करके देश के दुश्मनों, देश के गद्दारों को जो है वो पालने का और उनकी रक्षा करने का, या इन देश के दुश्मनों को की चौकीदारी करने का, या कोर्डोनी सुरक्षा गार्ड बन करके कोर्डोनी करके, तो ये हालत है ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए बीजेपी वाले और मोदी महोदय का, कि सारे देश के दुश्मन जो है, या ये नाग जो है यानी फन फैलाए हुए देश की एकता को और भारतीय समाज की समरसता को ये डस रहे हैं। और मोदी जी जो है, मोदी और बीजेपी वाले जो है इनके सुरक्षा गार्ड बने हुए हैं। इनकी करतूतों के चलते
भारतीय जनता दल ने बार बार ये समझाने का प्रयास कर रहा है। जितना जल्दी आप लोग समझ जाएंगे उतना ही देश का कल्याण होगा। अभी कल गुजरात विधानसभा के चुनाव का दूसरा चरण है। भारतीयता के माहौल को लाइए गुजरात में, और हमारे सभी जो गुजरात में रहने वाले जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, या गुजरात के जितने भी हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, भारतीयता के माहौल के आधार पर, भारतीयता के आधार पर एक होकर के नोटा का इस्तेमाल करिए। अभी थोड़ा सा एक नाम मात्र को जो है वो यानी वोट प्रतिशत गिरा है, वोटिंग परसेंटेज गिरा है, उससे काम नहीं चलता है। आप घरों से निकलिए और 95% से ऊपर नोटा का इस्तेमाल करिए, तब जाकर के देश की इस तरह की समस्याओं से का समाधान का रास्ता वहीं से बनेगा। इसको मन में ठानिए। जितना जल्दी यह हो जाएगा उतना जल्दी देश जो है इन ताकतों से, इन भारत विरोधी ताकतों से देश को और आवाम को, हम सभी को निजात मिलना मुमकिन हो सकेगा। तो नोटा का इस्तेमाल करिए, वो भी 95% के ऊपर। घरों से निकलिए। कल चुनाव है। कल जो है गुजरात विधानसभा का अंतिम चरण और दूसरा चरण का चुनाव है। तो नोटा का इस्तेमाल बेहिचक और एक सिरे से झाड़ करके ये उसका इस्तेमाल करें 95% के ऊपर। ये 4 साल से भारतीय जनता दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों के मध्य जो है भारतीयता के माहौल को लाने के लिए जो सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से जो कोशिश कर रहा है, और उसमें देख रहा है कि ये जो हमारे इस देश की, इस मुल्क की विखंडनकारी ताकतें हैं और वो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, और ये देखने में आ रहा है कि मतलब ये सत्य है कि ये ताकतें जो है भारतीय जनता दल के इस एकता के मुहिम को, एकता के प्रयास को, एकता के अभियान को रोकने के लिए ये प्रयासरत है। वो और तरह और कोई तार्किक बात से नहीं, एक जितने भी तथ्य वो रखे जा रहे हैं उसमें एक का भी किसी भी तथ्य के विरुद्ध जो है जो भी जानकारियां रखी जा रही हैं उसके विरुद्ध जो है एक का भी नैतिक जवाब देने के लिए इनके पास नैतिक बल बचा नहीं है नहीं। सिर्फ कुतर्कों के आधार पर, कुतर्कों का नमूना मैंने बताया। ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी, जो कि इस देश की सभी समस्याओं की जड़ में है, और उसका जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू देश की सभी समस्याओं की जड़ में हैं। और इनके विषय में जब बताया जाता है तो ये कुतर्क आता है कि गांधी जी को देखिए, यूट्यूब वाले सर नहीं जानते हैं, इन्होंने आज़ादी दिलाई, नेहरू ने रोटी खिलाई, नेहरू और इन लोगों ने सड़कें बनवाई, पानी लाए, बिजली लाए, आईआईटी बनवाए। तो ये पहले भी बताया। हालांकि ये बातें देखने को मिलती हैं, पता नहीं ये सामने मिलने पर इन बातों पर वो इन बातों पर कायम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो देखने को यानी वो कुतर्क मिल रहा है,
तो इस संबंध में वो और हमारे सभी भारतीय भाई बहन जान लें कि अंग्रेजों ने भी बहुत विकास किया था। मैंने बताया था कि रेलवे लाइन बिछाया, पोस्टल नेटवर्क बिछाया, टेलीग्राफ का नेटवर्क बिछाया, कई भवन बनाए और तमाम जो है जुडिशियल सिस्टम लाया, सब कुछ लाया। लेकिन वो इस देश के दुश्मन थे जिनके खिलाफ जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और हमारे जो है मतलब परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह सहित जो है 7 लाख जो है क्रांतिकारी, राष्ट्रभक्त और अमर शहीदों ने अपने प्राण दिए थे। और इन सबों ने तो जो ये कांग्रेसी वाले थे, ये तो यानी उसी अंग्रेजी सरकार जिसके खिलाफ हमारे 7 लाख क्रांतिकारी और अमर शहीद और राष्ट्रभक्त लोगों ने प्राण दिए, ये उनके मुखबिर, दलाल और वो चमचे बने रहे। ये भी यथार्थ। तो इस तरह के जब यथार्थ अपने भारतीय भाई बहनों के समक्ष भारतीय जनता दल जब ये ला रहा है, तब सोशल मीडिया पर इसी को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं और सभी अपना इसमें दामन जो फंस रहा है वो अपना दामन छुड़ाने के लिए इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और भारतीय जनता दल उनमें जो वास्तविकता है वही सबके सामने ला रहा है। तो जैसा कि बताया गया है कि जो ये 3 तरह के झूठ, सबसे बड़े झूठ कि कांग्रेस, जो जेएनपीसी कहती कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी। दूसरा झूठ कि वो आजादी लाए और अंग्रेज उन्हीं की बदौलत भागे। ये तीनों झूठ है। जेएनपीसी ने कभी भी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी और आजादी की लड़ाई के लिए इस कांग्रेस की 1885 में स्थापना नहीं हुई थी। 1885 में जो स्थापना जो है अंग्रेजी सरकार ने अपने एक जो है अंग्रेज एओ ह्यूम, एलन और विवियन अटावियो और विवियन ह्यूम के द्वारा जो है 1885 में स्थापना की गई थी। एक बात हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जान लें और इन जेएनपीसी वालों से सवाल करें कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने संस्थापक का जन्म दिवस मनाते हैं। समाजवादी पार्टी उनके संस्थापक मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाती है। बीजेपी या जनसंघ वाले जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस मनाते हैं। आरजेडी वाले भी मनाते हैं और भी पार्टियां मनाती हैं। कांग्रेस अपने ये सवाल पूछा जाना चाहिए और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए जेएनपीसी को कि वो अपने संस्थापक का जन्म दिवस क्यों नहीं मनाती है। उसका संस्थापक जो एओ ह्यूम था, उसका जन्म दिवस जो है ये कांग्रेस क्यों नहीं मनाती है। दूसरी बात, जो एओ ह्यूम जो कि इटावा का कलेक्टर था, 1857 की क्रांति जो हमारी आज़ादी की पहली क्रांति थी, उसमें इस एओ ह्यूम ने उस समय वो इंटेलिजेंस का प्रभारी था। माने अंग्रेजी सरकार में इंटेलिजेंस का यानी खुफिया का वो प्रभारी था। और 1857 की क्रांति में हजारों क्रांतिकारियों को ये मरवाया था एओ ह्यूम। और वही एओ ह्यूम जो है इस कांग्रेस का 1885 में स्थापना किया। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ये खुद इस बात को समझे और फैसला करें
कि जिस पार्टी का संस्थापक जो है हमारे हजारों आजादी के क्रांतिकारियों का हत्यारा है, वो पार्टी ये कहती है कि वो आजादी की लड़ाई लड़े। और जब भी इनका अधिवेशन होता था इन कांग्रेसियों का, तो हमेशा ये मैंने होता नहीं, हर पार्टी का एक गान होता है, गीत होता है। वैसे हमसे बोलते थे जो किंग या क्वीन या माने महाराजा या महारानी विक्टोरिया के, तो द क्वीन ऑफ इंग्लैंड में लिव लॉन्ग, अमर रहें। जो पार्टी जो है वो मैंने इंग्लैंड के या ब्रिटेन के राजा रानी के अमर होने का गीत गाती रही, वो पार्टी करे कि वो आजादी की लड़ाई लड़ी। ये सारे तथ्य जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा ठीक से समझे। इस कांग्रेस के चार अध्यक्ष, इसके चार अध्यक्ष जो है घुटने टेक करके वो यानी विक्टोरिया जो महारानी थी उसके प्रति वफादारी की कस्में खाए हैं इस कांग्रेस के चार अध्यक्ष। इस कांग्रेस का एक अध्यक्ष था विलियम वेडनबर्ग। 1889 में भी वो कांग्रेस का अध्यक्ष बना। इसके बाद जो है वो चला गया इंग्लैंड। इंग्लैंड में ब्रिटेन का संसदीय चुनाव लड़ा और ब्रिटेन का सांसद हो गया। और वह जो है विक्टोरिया के सचिव का सचिव, यानी चमचागिरी में, यानी विक्टोरिया की चमचागिरी में विक्टोरिया के सचिव का सचिव रहा कई वर्षों तक, यानी विक्टोरिया का गुलाम रहा। और फिर आकर के 1910 में फिर वो अध्यक्ष बन गया इसी कांग्रेस का, विलियम वेडनबर्ग। और उसी साल जो है वीर सावरकर को 2 जन्मों की सजा मिलती है। तो ये सारी सच्चाई, ये सारी हकीकत हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए। वो पार्टी कहती है कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, और बीजेपी वालों के सामने धाड़ के बोलती है कि सावरकर ने माफी मांगी। वीर सावरकर ने उसी आजादी की क्रांति पर उन्होंने पुस्तक लिखी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके पहले ये जितने भी ये कांग्रेसी थे अपनी अपनी किताबों में, जैसे कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, यानी जिसको हम लोग 1857 की क्रांति को बोलते हैं कि हमारी आज़ादी की क्रांति है, उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू बोलता था। मैंने सिपाही म्यूटिनी यानी सैनिक विद्रोह बोलता था। इसने सैनिक विद्रोह बोला है अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। और तमाम कांग्रेसी उसको जो है कोई विद्रोह बोलते थे, कोई बगावत बोलते थे, यही नाम देते थे। आजादी की क्रांति का नाम इन सब ने दिया ही नहीं। और स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है, इस तरह की किताब हमारे वीर सावरकर ने लिखा था। चूंकि ये सब वो बगावत बोला करते थे, सैनिक विद्रोह बोला करते थे, और हमारे वीर सावरकर ने उसको आजादी की लड़ाई बोला, तो पूरे कांग्रेसी जो है वीर सावरकर के पीछे पड़ गए, बराबर आक्रमण करते, और अब तक आक्रमण कर रहे हैं। और वो जब आक्रमण करते हैं तो बीजेपी जो है उसी जेएनपीसी के साथ हो जाती है। बताइए। और वो सावरकर जी 38 साल तक जेल में रहे, और जेल में रहे वो, और उसमें भी 8-9 साल या 10 साल जो है कठिन यातनाओं वाला,
यानी कोल्हू के बैल के स्थान पर जो लगा उनको लगा करके जो उनको यातनाएं, यानी तेल पेरने का जो यातनाएं दी जाती थी, खड़े रहिए 24 घंटा, और उसी में जो है वो शौचालय है, बेड़ी पड़ी है, पैर में हाथ में हथकड़ी है, आराम करने को नहीं मिलता था। यानी उन यातनाओं की हमारे भारतीय भाई बहन कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो यातनाएं वीर सावरकर ने 8-9 साल तक झेली हैं, और पूरा उनका जेल कटा है 38 साल। उसको ये गद्दार जेएनपीसी वाले किस मुंह से जो है वो आरोप लगाते हैं, और ये बीजेपी आरोप लगवाती है। जब वो झूठा आरोप लगाते कि इन्होंने माफी मांगी, अब ये बात जरूर है कि उनके दिमाग में आया भाई कि हम इस जेल में सड़ करके क्या करेंगे, बाहर आएंगे तो आज़ादी की लड़ाई जो है वो संगठित भी कर सकते हैं। तो कोई युक्ति उन्होंने लगाई, और माफी जो मांगने की बात है, तो 1920 में जो इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू का बाप मोतीलाल नेहरू ने नाभा जेल में जब बंद हो गया था किसान आंदोलन के चक्कर में, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, तो इन दोनों ने माफी मांगी थी अंग्रेजी सरकार से कि फिर आइंदा से इस तरह की गतिविधि जो है ये नहीं करेगा जवाहरलाल नेहरू। तो माफीनामा जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू और उसका बाप मोतीलाल नेहरू ने वो अंग्रेजी सरकार से मांगी है। सावरकर जी तो जो है मैंने अपनी आजादी को संगठित करने के लिए जो युक्त की होगी, तो गद्दार वो सब है। लेकिन देखिए माहौल देखिए किस तरह का सब बनाए हुए हैं कि ये उल्टा आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जो इतना बड़ा गद्दार है वो उसके मुंह से आरोप, और ये बीजेपी वाले जो है उस राहुल गांधी से आरोप दिलवाते हैं और साथ में हो जाते हैं। राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री, वो कांग्रेसियों का समर्थन करते हैं कि हाँ उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन अपना चेहरा छुपाने के लिए एक फेस सेविंग डिवाइस के रूप में बस कहते हैं कि हाँ वो गांधी के कहने पर। यानी गांधी को अभी भी ये बीजेपी वाले आदर्श मानते हैं। बीजेपी वालों का तो यानी दोहरा चरित्र भी है, देश विरोधी सोच और उनकी करतूत भी है, और उसके क्या कहने। ये जो गद्दार किस्म की जेएनपीसी है हमारे वीर सावरकर पर आरोप लगाती है। देखिए आरोप ऐसे नहीं लगाती है, इस जेएनपीसी को श्रम मिलता है इसे बीजेपी से, तब वो लगाती है। नहीं तो डट करके ये बातें जो मैं बता रहा हूं ये कहती है कि भाई गद्दार तुम हो, तुमको क्या अधिकार बनता है, गद्दार राहुल को क्या अधिकार बनता है, नहीं कहती है ना। वो तो उसी आक्रमण में यानी इस गद्दार जेएनपीसी के मैंने झूठे आरोप में इसी जेएनपीसी का सहयोगी बनती है ये बीजेपी। तो नहीं तो कह सकती थी ना कि भाई गद्दार तो तुम हो, और तुम्हारा कौन सा नेता, मोहनदास करमचंद गांधी हो चाहे नेहरू हो, कोई भी हो, 38 साल तक जेल में रहा और 9-10 साल की जो है कठिन यातनाएं सहा। कौन सा नेता? लेकिन ये बीजेपी नहीं कहती है। बीजेपी हमेशा इसकी सहयोगी बन करके आरोप लगवाती है वीर सावरकर पर, और ये तो दुविधा है कि ये वीर सावरकर को पेश भी करती है। अब जब वीर सावरकर पर आक्रमण होता है तो फिर ये जेएनपीसी के साथ हो जाती है ये बीजेपी। और इसी प्रकार की दुविधा उसकी और भी है। ये मोहनदास करमचंद गांधी की पूजा भी करती है और उसके हत्यारों को देशभक्त के उसके हालांकि भारतीय जनता दल सिर्फ नाथूराम गोडसे को ही हत्यारा नहीं मानता है। यदि वो मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की ठीक से जांच हो तो उसमें प्रमुख भूमिका आपको मिलेगी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की।
तो यदि जिस तरह से प्रचार किए, मतलब यदि हत्यारा की भी बात मानी जाए, तो ये बीजेपी वाले मोहनदास करमचंद गांधी की पूजा भी करते हैं, उसके तथाकथित हत्यारे को देशभक्त के रूप में भी पेश करते हैं। कि सारी इस तरह की जो है, जो दोहरा चरित्र है, दोहरा मानदंड है, दोहरी सोच है, डबल स्टैंडर्ड्स है, और इसी दुविधा में पूरे देश को ये सब वो फंसाए हुए हैं। और उसी बीजेपी के पक्ष में वो गुजरात में वोट मिल रहा है। ये सबसे बड़ा कलंक है। बीजेपी को वोट देना सबसे बड़ा कलंक है। ये जेएनपीसी वाले एक झूठ और कहते हैं कि सावरकर जी ने अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती कराया। अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती कराने वाला गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी है। इस तथ्य को बीजेपी वाले भीगी बिल्ली बन करके इन जेएनपीसी वालों के आगे नहीं बोलते। जब भी इस तरह की, इसीलिए तो कभी मन करता है कि कभी इन सब से सामना हो जाए तो जेएनपीसी वालों को भी और साथ साथ बीजेपी वालों को भी वो काली पोती जाए कि कितना ये सब झूठ बोलते हैं मुंह पर। ये सब झूठा आरोप लगाते हैं हमारे वीर सावरकर पर कि उन्होंने अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाया, जबकि अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने वाला ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी था 1913 में। और इसके पहले वो सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुका था कि वो अंग्रेजी सरकार का वफादार सिपाही है। और यही बोल करके उसने ये बोला था कि भारतीय नवयुवकों को भी चाहिए कि वो भी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी साबित करने के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती हों। और वो अंग्रेजी सेना में सेना जो है प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों की ओर लड़ने के लिए वो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने भर्ती करवाया। और बात यही तक नहीं, वही सैनिक जो अंग्रेजों की ओर से लड़े और शहीद हो गए, उन्हीं का यह स्मारक इन सबों ने इंडिया गेट पर बनाया है। जो हमारे दुश्मन अंग्रेजों की ओर से जो भारतीय सैनिक शहीद हुए, उसी का स्मारक है इंडिया गेट। लेकिन जिन्होंने आजादी दिलाई हमारे आजाद हिंद फौज ने, उसका कोई स्मारक इन गद्दार जेएनपीसी वालों ने बनने नहीं दिया। और ये कहते हैं कि बीजेपी वाले कितना झूठ बोलते हैं कि मोदी जी जो है गुलामी की हर एक निशानी को मिटा रहे हैं। सामने गुलामी की निशानी है वो इंडिया गेट, और उसी के नीचे जो है वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। उन्होंने बस वो इंडिया गेट में जॉर्ज पंचम की मूर्ति के पर हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। इतना बड़ा अपमान किया। उसको बीजेपी वाले कहते हैं कि मैंने मोदी महोदय ने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान दिया। यही तो है। तो अब बीजेपी वालों के माने शासन का जो वातावरण है, यानी सारे देश के गद्दार कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। सारे देश के लूटने वाले जो है वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। जो जितने भी देश को तोड़ने वाले हैं जो है वो भारत जोड़ो की बात करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ऐसे घोर गद्दारों के साथ, ऐसे घोर गद्दार कन्हैया कुमार के साथ जो है ये गद्दार राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो की बात करता है और यात्रा करता है। तो इस तरह का है वो। और कन्हैया कुमार
के जो समर्थक हैं कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है कन्याकुमारी के पीछे पड़े रहते हैं। कन्याकुमारी जो है देश की एकता के लिए, देश के लिए वो कितना बड़ा बलिदान कर रहे हैं। बताइए, जो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके लिए इस तरह का कुतर्क जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है कि कन्याकुमारी देश की एकता के लिए जो है वो काम कर रहा है। अब इसके संबंध में तो ये बताना हो, समझाना हो तो एक ही जो है वो फिल्मी गाना है। हालांकि हमारे बहुत बड़े शायर थे हमारे साहिर लुधियानवी साहब, उन्हीं का एक यानी उनके मन का जो है एक अभिव्यक्ति है किसी फिल्म में कि जिनके जुर्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठी सजी सभाओं में। इसको जरा सा ठीक से जरा सा सुनिए, समझिए। जिनके जुर्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठी सजी सभाओं में। वो वही हाल। हमारे गांव का डकैत वो जो है लोगों को जो है यानी वो डकैती के खिलाफ जो है वो उपदेश दे रहा हो। इतना बड़ा डकैत राहुल गांधी जो है इस बीजेपी के मोदी जी को चोर कह रहा हो। यही तो वक्त है ना। और बीजेपी पलट करके जो है वो पलट करके जवाब भी नहीं देते कि भाई कि चोर डकैत तो तुम हो भैया और तुम्हारी पार्टी है, बल्कि उसके जवाब में पूरा एक फौज खड़ी कर दी कि हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। सिर्फ इसलिए कि देश जो है यकीन करे जो झूठा आरोप ये गद्दार राहुल गांधी मोदी जी पर लगाता है कि चौकीदार चोर का। तो बीजेपी वालों की साजिश समझने की बहुत जरूरत है। इनका सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध रहता है, लेकिन हर वक्त जो है इस अभिशाप जेएनपीसी को भी और उसके सारे गद्दार जो है नेताओं को बचाने की हर वक्त ये साजिश करते रहते हैं। तो गांधी की वजह तो अंग्रेजों की सेना में इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने 1913 में भर्ती कराया था। यह देश को जानना चाहिए। तो ये तथ्य जो भारतीय जनता दल बता रहा है, तो ये जो बीजेपी वाले जो है कभी भी उस माने जेएनपीसी को पलट के जवाब नहीं देते हैं। जब वो झूठा आरोप लगाते हैं कि हमारे वीर सावरकर जी ने जो है अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती कराया है, यह हालत। और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की तो चरित्र ये था भारत विरोधी चरित्र कि जब बंग भंग हुआ था 1905 में, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल को बांटा गया, वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर जब बांटा गया तो एक देशभक्ति का आंदोलन, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, और अनुशीलन समिति, दो देशभक्ति के आंदोलन चलाए गए। इन्हीं दोनों देशभक्ति का आंदोलन का सामना करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से यहां पर पैराशूट करवाया। यह है असलियत। और वही आकर के फिर वही सार्वजनिक रूप से उसी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है और भारतीय नौजवानों को अंग्रेजी सेना में और अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नौयुवकों को ये भर्ती भी करवाता है। इसीलिए अंग्रेजों ने इसको केसरी हिंद की उपाधि दिया था, उसी गद्दारी का। अब ये तो हमारे भारतीय भाई बहनी खुद इसको बहुत गौर करें कि भाई जिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद
सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, श्रीमती रानी चंद्रमा, श्रीमती रानी गडिल इत्यादि 7 लाख जो है हमारे क्रांतिकारी अमर शहीद राष्ट्रभक्तों ने अपने प्राण दिए। उसी अंग्रेजों की सहायता के लिए अंग्रेजों की सेना में ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी भारतीयों को भर्ती करवाता है। तो हमारे देश के लोग ये समझे ना कि जिसको इन सबों ने राष्ट्रपिता बनाया हुआ जेएनपीसी वालों ने तो इसको राष्ट्रपिता इसलिए बनाया कि एक मजबूत ढाल के रूप में, ताकि उसकी रक्षा हो सके। और उसी ढाल की रक्षा ये बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। बताइए, इतना बड़ा गद्दार। और इसका और भी गद्दारी के नमूने हैं। जिससे मैंने बताया ना कि एक बार जो है खेड़ा में गया था ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो लोग समझे भाई कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, तो खेड़ा के लोगों ने इसको जो है फूलमाला से स्वागत किया। दूसरी बार जब ये देखा कि यही वो अंग्रेजी सेना में भारतीयों को या भारतीय नव युवकों को भर्ती कराया, खेड़ा के लोगों ने भगा दिया इसको, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को। तो उस वक्त भी आप जैसा कि बताया गया था कि 1929 के पास 1929 के आसपास जब हमारे इन अमर शहीदों का, ये शहीद आजम भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, अशफाकुल्ला का जो है ये उनका अभियान कि भाई अंग्रेज जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से यहाँ से भागे, इनको पूर्ण रूप से हटाना है, इनको पूर्ण रूप से भगाना है। जबकि ये कांग्रेस वाले न तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मांग भी कर रहे थे आज़ादी की नहीं, डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस के माने ये होता है कि आप कोई भी पद्धति आप से अपनी सरकार अपने देश में चलाइए, डेमोक्रेसी है या कुछ भी हो, लेकिन उसकी अंतिम शक्ति, अल्टीमेट पावर, फाइनल अथॉरिटी वो इंग्लैंड के पास होगी। इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। इस व्यवस्था के अंतर्गत अभी भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 12 देश और हैं। वही मांग ये कांग्रेसी चमचे कर रहे थे। लेकिन जब देखा कि अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भगाना है या पूर्ण आज़ादी का जो ये मुद्दा है हमारे इन अमर शहीदों का, वो लोकप्रिय हो रहा है जनता में, तो उसी मुद्दे को चुराने के लिए और कांग्रेस ने आनंद फानन में 1929 में जो है इस तरह की घोषणा की तैयारी की। और एक बात और मैं ये बताना जरूरी है कि इस तरह की पूर्ण आज़ादी की घोषणा के लिए जिस कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा कराया जाना था, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं का नंबर था, उन्हीं का कांग्रेस अध्यक्ष बनने का नंबर था, या वरीयता थे, जो भी है। उसको ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी सरदार पटेल को धक्का देकर के फिर अपने चमचे गद्दार जवाहरलाल नेहरू को आगे किया और उसी को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया और उसी के हाथों से ये घोषणा करवाया संपूर्ण आज़ादी की। जो 30 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर संपूर्ण आज़ादी का। और विशेषता जरा देखिए कि सिर्फ घोषणा के बाद, मान 30 दिसंबर 1929 की घोषणा के, पूर्ण आज़ादी की घोषणा के बाद इस कांग्रेस ने कभी भी पूर्ण आज़ादी की बात कही ही नहीं। हमें फिर उसी पर आ गए डोमिनियन स्टेटस पर। तो ये इनको बेनकाब करता है कि जो कहते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब तो सोशल मीडिया पर अब ये भी देखने को मिलता है
कि जो इस तरह का गाना उन्होंने बनाया था कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। का अब इस गाने को तुरंत जो है देश से बाहर निकाल देना चाहिए, इस पर प्रतिबंध, बैन लगाने की जरूरत है। इस तरह की भी आवाजें उठ रही हैं। तो इन सबों के जितने तथ्य छुपाए थे और इन गद्दारों की गद्दारी को छुपा करके इनका झूठी महिमा मंडन का जो जहरीला वातावरण सबने बनाया हुआ है, अब उसकी सफाई का वक्त आ गया है। और उसकी सफाई तभी हो सकती है कि जीएनपीसी के साथ इस बीजेपी का भी निपटारा यह देश कर दे। ब्रिटेन के माने लंदन में जो शासक थे और कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओपनली कहा कि भाई ये जो गांधी है वो अंग्रेजी सरकार का एक वफादार सिपाही है, वेरी फेथफुल सोल्जर है। ये वो ओपनली बोला गया है। ब्रिटेन के शासकों में और उसके कई शासकों में कुछ लोग और जो है वहाँ के सांसदों ने बोला था कि जब तक ये वफादार अंग्रेजी सरकार का वफादार सिपाही मोहनदास करमचंद गांधी है, तब तक जो है कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की मंशा या इस तरह की भावना थी अंग्रेजी सरकार की इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के प्रति। और इस बात इन सबों ने बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कहा था। तो जिस अंग्रेजी सरकार के दिमाग में, दिलो दिमाग में यह है कि भाई ये मोहनदास करमचंद गांधी उसका एक वफादार सिपाही है, उसको ये जीएनपीसी वाले कह रहे हैं कि किसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अब दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और हमने बताया कि जब ये फांसी लगने वाली थी, हमारे शहीद आजम भगत सिंह और हमारे अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को, और उनकी फांसी रोकने के लिए पूरा देश में बहुत बड़ा एक रोष था कि इनकी फांसी को रोका जाए। गांधी पर दबाव बन रहा था कि गांधी अक्सर ये बात करता रहता है, ये अंग्रेजी सरकार से या वायसराय से जाकर के बात करके वो फांसी रुकवाए। और ये दबाव कांग्रेस के अंदर भी आने लगा। कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस मोहनदास करमचंद गांधी को पर दबाव डालने लगी कि कांग्रेस अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए इस मोहनदास करमचंद गांधी पर दबाव डालने लगी। और जो मोहनदास करमचंद गांधी फांसी रुकवाने फांसी न रुकवाने का बहाना बनाने कि अरे भाई वो इसके बाद जो है वो सैकड़ों भगत सिंह पैदा होंगे तमाम ये। तो लेकिन जब बहुत दबाव बना तब ये मिलने के लिए गया और किस उद्देश्य से मिलने गया कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को की फांसी रोकवाने के लिए। वहां जाकर के ये बोलता है कि अरे भाई ये लोग तो जनता में बहुत लोकप्रिय हैं और इनको यदि कुछ होगा बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ा टर्मोइल, बहुत बड़ा बाउंडर खड़ा हो जाएगा जिसको कि आपके बूते का नहीं होगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छा यह होगा कि इनको शाम को ही मार दीजिए। जो फांसी जो है 24 मार्च की सुबह को लगने वाली थी, वो 23 मार्च की शाम को ही जो है फांसी लगाई गई। शाम को फांसी का एक इतिहास होता है कि हमेशा वो सुबह 5 से 6 के बीच में लगाई जाती है, उसका एक इतिहास है।
उस ऐतिहासिक फांसी की ऐतिहासिक परंपरा को तोड़ते हुए हमारे जो है शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद जो है राजगुरु को और अमर शहीद सुखदेव को फांसी लगाई गई। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा ये इस बात को जरा देखें, सोचें और समझें कि जो हमारे भगत सिंह इत्यादि जो है हमारे दिलों में आज भी कुर्बानी, शहादत, देशभक्ति के मामले में कितनी बड़े आदर्श, कितनी बड़ी शख्सियत के रूप में आज भी विद्यमान है हमारे आपके दिलो दिमाग में, उसको उनकी फांसी रुकवाने के नाम पर जाकर के ये वायसराय को ये सलाह देता है कि इनको 12 घंटे पहले मार दीजिए। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद फैसला करें कि इस मोहनदास करमचंद गांधी से बढ़ करके कौन गद्दार होगा। आप लोगों ने जो मीर जाफर का, जयचंद के गद्दारों का नाम सुना होगा, लेकिन इस करतूत को देखते हुए आप लोग खुद सोचेंगे कि इसकी गद्दारी के आगे जयचंद की गद्दारी, मीर जाफर की गद्दारी तो बहुत बौनी हो गई, बहुत छोटी हो गई। यह हालत। और बाकी तो खैर देश को इसने धोखा रखा, भारत विभाजन को लेकर के कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और अंदर खाने जो है नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए देश बांटने की साजिश भी कर रहा था। और उसके इस विश्वासघात का पर्दाफाश तब हुआ, यानी बराबर बोलता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और पाकिस्तान उसकी आंखों के सामने बना। 14 अगस्त 1947 को ही बन गया, और वो जिंदा रहा, जाके मरा जो है वो जो है 4 महीने बाद, यानी 5 महीने बाद 30 जनवरी 1948 को। तो इतना बड़ा विश्वासघात, और उसने देश के साथ विश्वासघात किया। विभाजन के कारण जो है माने आबादी का हस्तांतरण को लेकर के कितनी मारकाट हो सकती है, कितना माने कत्लो-गारत हो सकता है, ये उसको भी मालूम था। लेकिन नेहरू को सत्ता दिलाने के विषय में इतना अंधा था कि अंदर खाने में, देश बांटने में इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की प्रमुख भूमिका थी। और जब विभाजन की बात मैंने सार्वजनिक हो रही थी तो पाकिस्तान के कई इलाकों में, लाहौर इत्यादि में दंगे वो भड़क गए। यहाँ भी जो है भारत में भी दंगे भड़क गए। उसको इन कांग्रेसियों ने जिन्ना साहब को फिर बदनाम किया कि इन्होंने, इनका जो डायरेक्ट एक्शन के कारण जो है वो दंगे भड़के हैं। और उसी को ये कट्टरवादी किस्म के जो है ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कहते हैं हाँ ये जो है कोई सोहरावर्दी करके था यहाँ बंगाल का गवर्नर, उसने जो है वो हिंदुओं का नरसंहार करवाया, फलाने करा। ये तो जो है मतलब कि हमेशा से जो है नेहरू की गद्दारियां, एनपीसी की गद्दारियां, देश विरोधी हमेशा ये सब ढकते रहते। तो ये मालूम था कि यानी देश विभाजन के कारण जो है जब आबादी हस्तांतरण की बात आएगी तो निश्चित है कि मारकाट मचेगी। लेकिन फिर भी इतना अंधा था कि देश को बांटा और 25 से 30 लाख लोगों की जान ले लिया इसने। बताए, जो देश के साथ विश्वासघात करता है तो इसको बोलते हैं सत्य का पुजारी। जो देश को बंटवाता है तो बोलते हैं ये राष्ट्रपिता। जो 25 से 30 लाख लोगों की जान लेता है बोलते हैं अहिंसा का पुजारी। तो इसी तथ्य को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना है। और देश विभाजन के विषय में इस बीजेपी की दुविधा तो देखते बनती है। ये एक तो जो है
हमेशा जो है वो जो है नेहरू और गद्दार ये मोहनदास करमचंद गांधी की देश विभाजन को लेकर इनकी देश विरोधी और भारत विरोधी करतूतों पर को सब ढकते रहते हैं। और जीएनपीसी की वो साजिश कि इस विभाजन का जिस विभाजन के लिए यानी ये दोनों गद्दार जिम्मेदार हैं। ये जिन्ना साहब के ऊपर जो है जो इसका इल्जाम जो मरने की साजिश करते हैं, उसी साजिश में बीजेपी भी शामिल होती है। तो लेकिन भारतीय वामता का दल मानता है कि ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक त्रासदी है। हमारा देश बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार है, जिसको कि ये सब आजादी बोलते हैं। इसलिए भारतीय वामता का दल पाकिस्तान के अस्तित्व को भी बिल्कुल सिरे से खारिज करता है। लेकिन ये बीजेपी वाले जाकर के पाकिस्तान में, यही वाजपेयी जो प्रधानमंत्री था, वो बोल गया है कि भाई कि हम पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। अब देखिए इन सबों की दुविधा, ये विभाजन को स्वीकारते हैं, पाकिस्तान के अस्तित्व को भी स्वीकारते हैं, और दूसरी ओर ये बीजेपी वाले ये अक्सर बोलता है अखंड भारत। तो हमारे देश के लोग जरा इसको देखें, इसकी दोहरी मानसिकता को, कि विभाजन को उचित ठहराना, पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकारना और अखंड भारत की भी बात करना। भारतीय वामता का दल अखंड भारत की बात बिल्कुल बेबाक शब्दों में, दो टूक शब्दों में, इन नो अनसर्टेन टर्म्स और अनइक्विवोकल टर्म्स बिल्कुल कहता है कि ये जो विभाजन है हमारी सर्वाधिक ऐतिहासिक त्रासदी है, एक अभिशाप है। मोहनदास करमचंद गांधी के विश्वासघात का ये नतीजा है, आजादी नहीं। वो गद्दार नेहरू के द्वारा मैंने 25 से 30 लाख लोगों की लाश पर और 3 करोड़ 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की लाश पर और 3 करोड़ से 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के उजड़े हुए घर के बर्बादी के मंजर पर ये जो सत्ता हथियाने का ये सत्ता हथियाने की हवस वो पूरा करने का ये जो है एक अभिशाप है, आजादी नहीं। लेकिन इसको बीजेपी वाले भी आजादी मानते हैं, जाकर के लाल किले से ये जो झंडा फहराते हैं। और कभी कभी मैंने दिखाने के लिए मुंह से निकाल देते हैं कि नहीं हमारी बात। कभी कभी ये सुधांशु त्रिवेदी बोलता रहता है, कभी मोदी ने भी बोला है कि नहीं हमारी आज़ादी, बातों की आज़ादी तो जो है वो 21 अक्टूबर 1943 है, बस मुंह से बोल दिया। सम्मान उसी जो त्रासदी है हमारे देश की, जो 15 अगस्त वाली जो है जिसके चलते जो है वो एक पाकिस्तान बनाया गया, 25 से 30 लाख लोगों की जान चली गई, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े, जो है उसी को आज़ादी के रूप में बीजेपी वाले भी मनाते हैं और देश में मनवाते हैं। भारतीय जनता दल बिल्कुल इसको देश का त्रासदी मानता है और हमारे देश के वास्तविक आज़ादी वही 21 अक्टूबर 1943 को ही जो है देश की आज़ादी, जिस दिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना जो है वो सिंगापुर में की थी। वही अपनी और उसको 10 से लेकर 11 देशों ने उसको मान्यता भी दी हुई है। वही अपनी आज़ादी का दिवस है। लेकिन बीजेपी वाले सिर्फ इसी इन कांग्रेसियों के पाप को ही जो है आगे बढ़ा रहे हैं और अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, अपने को राष्ट्रभक्त कहते हैं। तो
कहने का मतलब कि एक और बीजेपी वाले जो है मैंने, और कभी कभी बोलते हैं विभाजन विभीषिका। तो जब वो विभाजन विभीषिका है तो पाकिस्तान के अस्तित्व को जो है तुम्हारा जो है वाजपेयी जाकर के उसको तस्दीक क्यों करता है? और जो पाकिस्तान के अस्तित्व को तस्दीक भी करते हो और अखंड भारत की बात भी करते हो, ये वही यानी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र और जो है और डबल स्टैंडर्ड्स, या कुछ लोगों की शब्दावली में दोगलापन ही तो है। और इसलिए इनके जितने भी चैनल वाले हैं, देखिए अब ये एपिसोड बात में लंबा हो जाता है, इनके जितने इस तरह के जो सिवा सलार है इसी दुविधा पर सवाल भी करते हैं। तो उन्होंने सवाल किया जो जयपुर डायलॉग वाला संजय दीक्षित, वो उनको लाया था कपिल कुमार जो इतिहासकार है, तो उनसे सवाल पूछा कि विभाजन तो हो गया, पाकिस्तान तो बन गया, तो क्या ये नेहरू जो है यानी मौलाना आजाद को आगे करके यानी जो इस देश के मुसलमान जो पाकिस्तान जाना चाहते थे उनको रुकवाया? सवाल इस बात का है कि ये बीजेपी वाले एक तो जो है एक नकली किस्म का जो है यानी विभाजन विभीषिका की बात करते हैं, और मन ही मन जो है ये इस तरह की बात करते हैं कि पाकिस्तान बन गया तो ठीक ही है, उसके अस्तित्व को भी ठीक है कि कुछ मुसलमान तो कम हुए हैं यहाँ से चले गए पाकिस्तान, इस तरह की भी बातें करते थे। इसी तरह की मानसिकता का वो मौके बेमौके वो सब दिखाते रहते हैं, और इसी मानसिकता के चलते वो संजय दीक्षित बोला कि ऐसा तो नहीं कि नेहरू ने जो वो मौलाना आजाद आगे करके जो मुसलमान यहाँ से जाना चाहते थे पाकिस्तान उनको रुकवाया। भारतीय जनता दल का ये कहना है। देखिए अब एपिसोड लंबा हो रहा है, आगे बताएंगे। नमस्कार।